वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ये सीरीज 2018 की अब तक की वन ऑफ बेस्ट सीरीज के अंदर आती है। 2018 कहूं या फिर अभी तक आया हुआ 2023, अगर पहली बार किसी सीरीज का नाम लिया जाएगा या पूछा जाएगा कि आपकी वन ऑफ बेस्ट सीरीज कौन सी है, तो गाइस फर्स्ट टाइम पे आपके मुंह पे नाम मिर्जापुर ही आएगा। इंडिया में गाइस अगर वेब सीरीज का सबसे ज्यादा क्रेज आया था तो वो मिर्जापुर अपने साथ लेके आया था। हालांकि इसमें पूरी तरीके से अश्लीलता भरी हुई है, गालियों की कोई कमी नहीं है, डायलॉग्स बहुत शानदार है। जो इसकी स्टोरी है, यानी कि जो इसका क्राइम है, थ्रिल है, एक्शन है, सारा सस्पेंस है, एक एक डायलॉग, हर एक चीज टॉप नॉच है। तो आखिर ये किसी की फेवरेट क्यों नहीं हो सकती है। साथ ही में यूपी के पूर्वांचल के अंदर दिखाई हुई सारी चीजें इतनी रॉ और इतनी ऑथेंटिक है कि वो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही थी। मिर्जापुर सीरीज कभी भी आउटडेटेड हो ही नहीं सकती है, यानी कि अभी भी जब इसका तीसरा सीजन आने वाला है तो हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिर आने वाले सीजन के अंदर क्या होगा। तो चलिए फिर तीसरे सीजन आने से पहले हम सीजन फर्स्ट और सीजन 2 के रिकैप से स्टार्ट करें। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी लोग कालीन भैया की दुनिया यानी कि मिर्जापुर की गलियों में चलते हैं। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग मुन्ना भैया से शुरू की जाती है, जहाँ पे मुन्ना भैया बताते हैं कि वो जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम मिर्जापुर है और उनके पिताजी का नाम है कालीन भैया। कालीन भैया है मिर्जापुर के किंग, और अगर कालीन भैया किंग ऑफ मिर्जापुर है तो फिर ये ठहरे प्रिंस, जिन्हें मौज शौक करना हद से ज्यादा पसंद था। अय्याशियां करना, कहीं पे भी गोली बंदूक चला देना, हद से ज्यादा ड्रिंक करना, ये सब इनके खून में बसा हुआ था। मुन्ना भैया अपनी गैंग के साथ में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनके सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक था। तब इन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है। पी तो इन्होंने पहले से ही रखी थी, जिसके बाद ये खुद नीचे उतरते हैं। जिस स्टेशन से मुन्ना भैया बारात के अंदर घुसे थे उस स्टेशन से तो साफ लग रहा था कि ये एक हाथ को तो उड़ा ही देंगे, लेकिन तभी मुन्ना भैया डांस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे दूल्हा का जीजा, दूल्हा का मामा, दूल्हा का बाप सब लोग खड़े थे और मुन्ना भैया भी कंटिन्यूसली डांस कर रहे थे। डांस में मुन्ना भैया इतना ज्यादा होश गवा देते हैं कि धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं और गोली जाके सीधा लगती है दूल्हे के आंख में और दूल्हा वहीं पे फुल स्टॉप हो जाता है। मुन्ना भैया को ये बात जरा भी सीरियस नहीं लगती और वो वहीं पे हंस हंसा के निकल जाते हैं। जिसके बाद मिर्जापुर का सबसे मेन प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कालीन की फैक्ट्री थी, जहाँ पे हम अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया को देखते हैं। इनके साथ इनका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या फिर हम कहें इनका दिल जान जिगर, सबसे ट्रस्ट करने वाला आदमी जिसका नाम मकबूल था, वो इन्हीं के साथ खड़ा था। कालीन भैया अपने ट्रक के अंदर से जो कालीन बिछे हुए थे उस पैकेट को फाड़ते हैं और उसके अंदर से एक छोटा पैकेट निकालते हैं। असल के अंदर ये नशे करने वाली एक बर्फी थी, जिसे कालीन भैया खुद टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि इन्होंने जिससे माल मंगवाया था उसका नाम लाला था और लाला ने बहुत ही बढ़िया माल भेजा है। इसका मतलब साफ था कि कालीन भैया को माल पसंद आया और इसी के साथ में अब वो इसी नशे वाली बर्फियों को मंगाते जाएंगे और अगर इन्हें मंगानी है तो ये कालीन के अंदर रैप होके आएगी। इसी के कारण कालीन का भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ कालीन भैया मकबूल यहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी दो आदमी पहुंच जाते हैं। ये आदमी कट्टों का एक डिस्ट्रीब्यूटर था। यहाँ पे अपने साथ एक कस्टमर को लेकर आया था जिसने 1500 रुपए का एक छोटा सा कट्टा यानी कि एक बंदूक खरीदी थी, लेकिन वो बंदूक इतनी ज्यादा बकवास थी कि उसके हाथ में ही फट गई। कालीन भैया गाली भी बकते और साथ में कहते हैं कि 1500 रुपए में तुम्हें AK-47 तो मिलेगी नहीं। इसी के कारण कालीन भैया पीछे वाली गन इसी आदमी को देते हैं और कहते हैं कि चला। आदमी डरा हुआ था और कहता है साहब मैं तो राइट हैंडर हूँ। कालीन भैया कहते हैं तो ठीक है, फिर आज से तू सारे काम अपने उल्टे हाथ से कर, लेकिन बंदूक चला। ये आदमी जैसे ही लेफ्ट हैंड से बंदूक चलाता है तो वो बंदूक भी उसके हाथ में फट जाती है। कालीन भैया उस डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़े बहुत पैसे देते हैं कि जा इसको लेकर जाओ हॉस्पिटल में और इसका इलाज करा। जिसके बाद में मकबूल को कहते हैं कि इसकी क्वालिटी ठीक करवाओ, ऐसे तो हमारा धंधा नीचे बैठ जाएगा। जिसके बाद सीन यहाँ मिर्जापुर के कॉलेज पे शिफ्ट होता है। क्लासरूम का एक सीन था जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे थे और इसी के साथ में मिर्जापुर के मेन लीड कैरेक्टर्स में से दो की एंट्री होती है, यानी कि गुड्डू पहलवान और इसी के साथ में बबलू। गुड्डू पहलवान पिछले 2 साल से फेल हो रहे थे और टीचरों ने एक नंबर का जड़ बुद्धि समझते थे, क्योंकि गुड्डू भैया को आती थी सिर्फ और सिर्फ पहलवानी, पढ़ना लिखना इन्हें आता नहीं था। और बबलू भैया थे काफी ज्यादा समझदार। पता चलता है कि इसी कॉलेज के इलेक्शन आने वाले हैं और इस कॉलेज के अंदर मुन्ना भैया तो इलेक्शन लड़ ही रहे थे और उनके अपोजिशन के अंदर दीपू सिंह नाम का एक लड़का खड़ा हो गया। जिसके बाद तो दीपू सिंह की खैर थी। दीपू सिंह को भगा भगा के पकड़ा जाता है। मुन्ना भैया और उसके दोस्त उसी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे गुड्डू और बबलू भी पढ़ रहे थे। दीपू सिंह भागने की कोशिश करता है लेकिन गुड्डू उसे नीचे गिरा देता है और उसके बाद में दीपू सिंह बहुत बुरी तरीके से पिटता है। इस क्लासरूम के अंदर ऐसी चीजें चल रही थी जो कि शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, यानी कि सर के सामने ही कोई लड़के आपस के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं और टीचर कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मिर्जापुर के अंदर हो सकती है। गुड्डू हमेशा से ही चाहता था कि काश उसे जैसी लाइफ मिले, यानी कि उनका एक अलग ही टशन है। मुन्ना भैया सबको डरा चुके थे कि अगर किसी को वोट मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुन्ना भैया को मिलेगा। जिसके बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है, डिम्पी और स्वीटी। डिम्पी गुड्डू और बबलू की बहन थी और स्वीटी उसकी फ्रेंड थी, जहाँ पे स्वीटी को पता था कि गुड्डू उसे बहुत पसंद करता है। असल के अंदर स्वीटी भी गुड्डू को पसंद किया करती थी, लेकिन हमेशा उसे छेड़ा करती थी कि क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे, और अगर बॉडीगार्ड बनोगे तो ध्यान रखना तुम्हें सबको मारना पड़ेगा और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। स्वीटी
उसे बहुत ज्यादा छेड़ती है और वहाँ से हंसी मजाक करके निकल जाती है। स्वीटी के फादर पुलिस वाले थे। इसी के साथ में सीन यहाँ पंडित जी के ऊपर शिफ्ट होता है। पंडित जी असल के अंदर गुड्डू और बबलू के पिताजी थे, जो कि एक वकील थे और इस समय लंच टाइम करने के लिए बैठे ही थे कि तभी यहाँ पे एक आदमी आके फालतू की हेकड़ी मारता है और बताता है कि पंडित जी आपने जो एक केस लिया है उसके अंदर हमें एनओसी चाहिए, तो आप कुछ भी करिएगा एनओसी दे दीजिएगा। और पंडित जी के पास में एक छुरा रख देता है पंडित जी को डराने के लिए। तभी पंडित जी खड़े होते हैं और एक जोरदार चांटा लगाते हैं इसी आदमी को और इतना बुरी तरीके से गिरा गिरा के मारते हैं वहीं पे कि मानो आज उस आदमी की मौत ही थी। तभी यहाँ पे जज आते हैं और पंडित जी को मना करते हैं कि अरे अरे वो डर गया है, अब उसे जाने दो पंडित जी। असल के अंदर ये जज थे जो कि खुद पंडित जी को बताते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे ही हैं जो कि हमेशा डराते रहते हैं, तो आप इन सबको छोड़ दीजिए। कुछ ही देर बाद में पता चलता है कि पंडित जी के पास में 2 लोग आए हैं और ये वही 2 लोग थे जो कि दूल्हे के पिताजी और दूल्हे के मामा जी थे। पंडित जी के पास में केस फाइल लेके आए थे और बताते हैं कि कोई भी इनका केस नहीं ले रहा है क्योंकि ये कालीन भैया के बेटे यानी कि मुन्ना भैया है, सभी इनसे डर रहे हैं, कोई भी केस लेना नहीं चाहते और हमें इंसाफ चाहिए। पंडित जी कहते हैं मैं जरूर इनका केस लड़ूंगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एक वक्त के बाद में आप पीछे मत हट जाना। इसी के साथ में मुन्ना भैया की रेलियां हो जाती है स्टार्ट, जहाँ पे मुन्ना भैया का एक छोटा सा चमचा मुन्ना भैया को कहता है कि मुन्ना भैया एक छोटी सी मन के अंदर बात आ रही थी, असल के अंदर आपका नाम बड़ा बेकार है, फूलचंद त्रिपाठी आपके नाम पे सूट नहीं करता। जिसके बाद तो मुन्ना भैया दे धमाधम उसे गालियां बकते और कहते हैं कि चुपचाप नारे लगाओ। गुड्डू हमेशा से ही चाहता था कि अगर जिंदगी हो तो ऐसी हो, नहीं तो बाकी का डायलॉग तो गाइस आप लोगों को पहले से ही पता है। लेकिन बबलू को ये सारी चीजें कुछ खास पसंद नहीं थी, उसे लगता था कि ये सब फालतूगिरी है और शायद इन्हें पढ़ाई वढ़ाई करके आगे निकल जाना चाहिए। उसी समय गुड्डू के साइकिल की चैन उतर जाती है और वो और ज्यादा भड़क जाता है। कहता है कि साला आज अगर हमारे पास में लूना होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जिन लोगों के पास गाइस स्कूटी नहीं थी उससे पहले लोग लूना ही चलाया करते थे। गुड्डू और बबलू बेचारे जैसे तैसे करके अपनी साइकिल को लेकर जाते हैं, उसे ठीक कराते हैं। जहाँ पे पता चलता है कि बबलू को असल के अंदर लखनऊ जाना था आगे की पढ़ाई करने के लिए और एग्जाम वगैरह के टेस्ट देने के लिए नई कोचिंग्स के लिए। गुड्डू बबलू को कहता है कि आखिर तुम पापा से बात क्यों नहीं कर लेते, लेकिन बबलू बहुत समझदार था और वो कहता है कि हम पापा को आखिर क्या कहेंगे, हम लोगों का इतना सोर्स ऑफ इनकम है भी नहीं और क्या पता लखनऊ में जाके हमारी अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर इतना बेमतलब का खर्चा हो जाएगा। गुड्डू का कहना था कि अगर तुम यहीं पैदा होगे तो यहीं के यहीं मर जाओगे, जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, देखना एक दिन हम जरूर मिस्टर पूर्वांचल बनेंगे। अब असल के अंदर गुड्डू जो कि एक पहलवान था उसे हमेशा से ही मिस्टर पूर्वांचल के लिए खड़ा होना था, इसी के कारण वो इतनी बॉडी वॉडी बनाया करता था और चाहता था कि एक दिन उसे कालीन भैया के हाथ से इनाम मिले और वो अपना एक जिम ओपन करे। जिसके बाद हमें यहाँ पे अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि उनका काम तो थोड़ा सा खराब चल रहा है। उनकी मैडम उनसे थोड़ी सी गुस्सा हो रखी थी और कालीन भैया को गुस्सा आता है, जहाँ पे वो उन्हें बोल देते हैं कि उन्हें चकले पे बिठा देना चाहिए। शायद ये असल के अंदर कालीन भैया की दूसरी वाइफ थी यानी कि मुन्ना की सौतेली माँ। और इसी के साथ में कालीन भैया के बाबूजी भी अभी तक जिंदा थे, जो कि हमेशा से डिस्कवरी पे शेरों के प्रोग्राम बहुत देखा करते थे और साथ ही में अपनी बहू से पैर भी दबवाया करते थे। इसी के साथ शाम होने पे पंडित जी अपने घर लौट चुके थे और वो अपनी वाइफ को भी बताते हैं कि उन्होंने एक केस लिया है जो कि कालीन भैया के बेटे के खिलाफ है, जहाँ पे उनकी वाइफ भड़क जाती है कि आखिर आपको इस केस को लेने की जरूरत ही क्या थी, ऐसे तो हमारे दुश्मन और बढ़ते जाएंगे और इसी के साथ आपका एक परिवार है, 3 बच्चे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि उन्होंने अब तक केस ले लिया है और वो ये केस जरूर लड़ेंगे। जिसके बाद सीन कालीन भैया के घर पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे कालीन भैया और बाकी सब एक साथ बैठ के खाना खा ही रहे थे और वो मुन्ना को पूछते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे थे, आपने क्या कट्टों की डिलीवरी करवा दी। तो मुन्ना भैया कहते हैं कि नहीं पिताजी हम थोड़े से व्यस्त थे। कालीन भैया कहते हैं आप कहाँ पे व्यस्त थे। तो मुन्ना भैया बताते हैं कि बस कॉलेज के अंदर ऐसे ही थोड़ा सा एक दीपू सिंह नाम का लड़का खड़ा हो रहा था हमारे अपोजिशन में, उसे वहीं पे सल्टा दिया। यानी कि मुन्ना भैया अभी तक भी अपने बचपन वाले फेस में ही चल रहे थे। इसी के कारण कालीन भैया कभी भी मुन्ना को सीरियस लेते ही नहीं थे। और इतनी ही देर में यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर कितनी ज्यादा फटती थी कि वो सबसे पहले आके तो बाबूजी के पैर बैठ छूता है और फिर कालीन भैया को कहते हैं कि बस आपसे मिलने का मन कर गया। कालीन भैया कहते हैं हाँ हम शिवलिंग है जो आप हमारे दर्शन के लिए आए हैं। फिर पुलिस वाला थोड़ा सा डरता है और उसके बाद में कान में आके बताता है कालीन भैया को कि मुन्ना भैया ने बारात के अंदर मेन दूल्हे को ही उड़ा दिया। जहाँ पे अब तो कालीन भैया सच में भड़क जाते हैं और मुन्ना को फिर कंटिन्यूअसली चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम ये करते क्या हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, बारात में जाके दूल्हे को मार दिया। तो मुन्ना को गुस्सा आता है कि आखिर पुलिस वाला एक नंबर का बेकार आदमी, इसने आके आपको भड़काया है। कालीन भैया कहते हैं कि ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन की कभी भी ली नहीं जाती है, अगर तुम पोस्टमैन के साथ ऐसा करोगे तो वो अगली बार से तुम्हारी चिट्ठी भी लाके नहीं देगा। कालीन भैया मकबूल को भी कहते हैं कि आखिर तुम तो बता सकते थे ना, इतना बड़ा मैटर हो गया। मकबूल कहता है आप भैया टेंशन मत लीजिए, मैं सुलटा लूंगा। कालीन भैया फिर और गुस्सा करते और कहते हैं कि तुम आखिर क्यों सुलटाओगे, अगर मुन्ना भैया ने कांड किया है तो उसे सही भी खुद मुन्ना भैया ही करेंगे, और आखिर मुन्ना को इतनी गन्स देता कौन है, इसे बुलेट काउंट करके क्यों नहीं दी जाती है। तब मुन्ना गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हमारा आखिर कट्टों का ही बिजनेस है और अगर उसमें से हमने थोड़ी बहुत गन्स ले ली तो आखिर इसमें गलती क्या है। कालीन भैया भड़क जाते हैं और कहते हैं कि कल को हम और ज्यादा व्यापार खोलेंगे तो आप क्या बाकी व्यापारों के अंदर भी काम किया करेंगे, आप जाएंगे और सारा का सारा मैटर सॉल्व करके आएंगे। मुन्ना उसी टाइम पे अपनी सारी गन्स रख देता है लेकिन एक बड़ी सी गन अपने साथ में ले लेता है। जाने से पहले ये पुलिस ऑफिसर कालीन भैया को एक और इन्फॉर्मेशन देके जाता है कि रतिशंकर का बेटा शायद वापस आ गया है। जहाँ पे कालीन भैया कहते हैं कि जब
रतिशंकर को जौनपुर दे दिया गया था, तो फिर आखिर उसका बेटा वापस क्यों लौट के आया है? ये रतिशंकर की स्टोरी गाइस आने वाले एपिसोड्स के अंदर बताई जाएगी। कालीन भैया बड़े परेशान होते और अपने बाबूजी से पूछते हैं कि आखिर इस मुन्ना का करा क्या जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे पंडित जी की सारी फैमिली एक साथ बैठी थी और गुड्डू बीच में बोल जाता है कि आखिर आप बबलू को लखनऊ क्यों नहीं भेज सकते, और इनके बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है कि आखिर ये एक मिडिल क्लास फैमिली है और इन्हें काफी सारी चीजें सोच समझ के चलनी पड़ती है। जहाँ पे गुड्डू कहता है कि हम इतने सालों से सोच समझ ही तो रहे हैं, बजट ही तो बना रहे हैं, आखिर बबलू क्यों नहीं जा सकता, उसके भी तो थोड़े सपने हो सकते हैं। पंडित जी कहते हैं तो फिर गुड्डू भैया आप भी तो अपना देखिए, 2 साल से कंटिन्यूसली फेल होते जा रहे हैं। इनके बीच में जिद बहस और ज्यादा बढ़ती, इतनी ही देर में डिम्पी केक लेके आ जाती है क्योंकि आज पंडित जी का बर्थडे था। सब लोग खुशी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पे केक वगैरह लगाते हैं। बबलू और गुड्डू दोनों पंडित जी के गिफ्ट लेने के लिए ऊपर जाते हैं और इतनी ही देर में यहाँ पे एंट्री होती है मुन्ना भैया की। मुन्ना भैया अपने साथ में गन तो लाते हैं और साथ में 3-4 लड़के भी ले आते हैं। बिना पूछे सीधा घर के अंदर पहुंच जाते हैं और पंडित जी के पास में बैठ जाते हैं। अंदर से पंडित जी की वाइफ भी आती है और पीछे पीछे डिम्पी भी आ जाती है। और यहाँ पे मुन्ना अपना मुंह खोलना शुरू करता है कि बेटी आपकी है, बड़ी खूबसूरत बेटी है, तुम डिम्पी मेरे पास में बैठो। डिम्पी उसी समय साइड के अंदर बैठ जाती है और उसके बाद वो पंडित जी से जैसे ही बात शुरू करने ही वाला था कि तभी यहाँ ऊपर से गुड्डू और बबलू भी नीचे उतर जाते हैं। मुन्ना कहता है चलो ठीक है, अब सारी फैमिली के सामने एक साथ बात कर ली जाती है, तुम तो वही पहलवान हो ना जिसे हमने 50 अंडे खिलाए थे। गुड्डू डरा हुआ था कि आखिर मुन्ना भैया घर तक कैसे आए और क्यों आए, जिसके बाद में मुन्ना बोलना शुरू करता है कि आपने जो केस लिया है ना वो बहुत ही गलत केस लिया है। असल के अंदर क्या हमें नाचते हुए पता नहीं क्या हो जाता है, हम बहुत जोश में नाच रहे थे और हमसे गन चल गई, हमको क्या पता था कि दूल्हा इसमें निपट जाएगा। अब हमने गलती करी है, मिस्टेक करी है, क्राइम नहीं किया है। क्राइम करने वालों को अंदर डाला जाता है, मिस्टेक करने वालों को मौका दिया जाता है। जिसके बाद में मुन्ना गुड्डू को कहता है तुम्हें समझाओ अपने डैडी को। गुड्डू जैसे ही पंडित जी को समझाने लगता है तो पंडित जी हाथ ऊंचा कर देते हैं और मना कर देते हैं बोलने के लिए। मुन्ना कहता है कि देखो ये होती है पावर, इनके पिताजी ने एक बार बोला और गुड्डू चुप हो गए। जिसके बाद में मुन्ना को पता चल गया था कि पंडित जी केस वापस नहीं लेंगे, इसी के कारण वो खड़े हो जाते हैं और सीधा पंडित जी का गला पकड़ लेते हैं। यहाँ पे साइड में बैठा हुआ कंपाउंडर भी सारे पेपर्स को फाड़ चुका था। गाइस ये कंपाउंडर और कोई नहीं बल्कि हमारा जना है, स्त्री वाला जना, यानी कि स्टार्टिंग तो इनके मिर्जापुर से ही हो गई थी। और फिर पंडित जी को कहते हैं कि देखिए आप ये केस वापस ले लीजिए, हम बड़े प्यार से कह रहे हैं। तभी कंपाउंडर आगे आता है और पंडित जी को कहता है कि आपको मालूम है कि आखिर ये किसके बेटे हैं, ये कालीन भैया के बेटे हैं। जिसके बाद तो पंडित जी को ले गुस्सा आया और वो कंपाउंडर के चेहरे पे एक जोर का तमाचा लगाते हैं और मुन्ना भैया सीधा उनके ऊपर गन तान देते हैं। जिसके बाद तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भसड़ मच जाती है, सबके सब एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं। आंटी जी यानी कि पंडित जी की वाइफ हाथ में गन उठा लेती है और गलती से गन चला भी देती है। वो तो अच्छा हुआ कोई मरा नहीं, बस मुन्ना भैया के दोस्त का कान फट के रह गया। उसके बाद तो धमाधम यहाँ पे फाइट होना शुरू हो जाती है। मुन्ना भैया अपने साथ में जितने भी लड़कों को लाए थे वो बहुत बुरी तरीके से पिट जाते हैं। मुन्ना भैया ऑलमोस्ट गन चलाने ही वाले थे कि तभी बबलू उसे पकड़ लेता है और इतनी देर में गुड्डू पीछे से आता है और मुन्ना को बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतना बुरी तरीके से कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। कॉल कालीन भैया के पास में पहुंच चुका था और कालीन भैया मकबूल को भेजते हैं कि जाके बात संभालो, तुम अब कुछ भी नहीं करोगे। घर के अंदर काफी ज्यादा माहौल खराब हो चुका था। बबलू और गुड्डू दोनों ही मिलकर पंडित जी के ऊपर चिल्लाते कि आखिर आप इस तरीके का कैसे केस ले सकते हैं, घर के ऊपर बात आ गई, मम्मी आज गोली चला रही है, क्या आज के बाद डिम्पी कॉलेज नहीं जाएगी, घर में बैठे रहेगी और हम लोग कितने जनों को मारेंगे, आखिर आपने ये केस लिया ही क्यों। पंडित जी भी कहते हैं तो इसका मतलब कि मैं वकालत छोड़ दूं, मैं कोई काम ना करूं। गुड्डू कहता है कि अरे आप काम करिए, ऐसा काम करिए जिससे कि पैसे आए, घर में दुश्मन ना बने। देखते ही देखते यहाँ पे मकबूल की जितनी भी गाड़ियां थी वो एक साथ में यहाँ पहुंच चुकी थी। डिम्पी और उसकी मम्मी को अंदर भेजा जाता है और पंडित जी दरवाजा खोलते हैं। मकबूल खड़ा था और बोलता है कि आपको कालीन भैया ने बुलाया है। पंडित जी कहते हैं हाँ ठीक है चलो मैं चलता हूँ, जो भी होगा मैं देखूंगा। मकबूल कहता है कि आपको नहीं, इन दोनों लड़कों को बुलाया है, मैं बाहर खड़ा हूँ, 2 मिनट में गाड़ी में बैठ जाना। मकबूल के जाने के बाद में गुड्डू और बबलू दोनों पंडित जी के ऊपर भड़के हुए थे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपके साथ में हमको भी लपेटे में ले लिया गया। उनसे दुश्मनी करना मतलब दुनिया की सबसे बेकार दुश्मनी करना, और अगर हम वहाँ नहीं पहुंचे तो कालीन भैया यहाँ आ जाएंगे और अगर वो यहाँ पहुंच गए तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। पंडित जी कहीं ना कहीं गिल्ट में तो थे कि उनके इस केस लेने के चक्कर में सारी चीजें बिगड़ गई है। गुड्डू और बबलू दोनों को ही ना चाहते हुए भी कालीन भैया के पास जाना ही पड़ता है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।